हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मोस्टली स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारा 8th केस है इस सीरीज में। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जो है इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इस सीरीज के अंदर ये 8वां केस है, मेनका गांधी जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1978 का केस है और ये मेनका गांधी वही है जो आप समझ रहे हैं। ये है डॉटर इन लॉ ऑफ इंदिरा गांधी। तो इसमें मेन क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, क्या कोई लॉ है जो इंडिया में है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए या फिर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर को फॉलो करके कैसा भी लॉ बनाया जा सकता है। इट मींस क्या वो लॉ अपने आप में जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या विदेश में जाना, अब्रॉड में जाना आर्टिकल 21 के अंदर आता है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आता है। तो ये देखेंगे हम इस केसेस में। तो बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले। तो मेनका गांधी जो कि डॉटर इन लॉ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक मैगजीन शुरू की थी, सूर्या। ये मैगजीन क्यों शुरू की थी? क्योंकि जो 1975 की जो इमरजेंसी थी उसके बाद जनता में ट्रस्ट खत्म हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ट्रस्ट वापस लाने के लिए, इमेज वापस लाने के लिए मेनका गांधी ने एक मैगजीन शुरू की जिसका नाम था सूर्या मैगजीन। इस सूर्या मैगजीन में उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अचीवमेंट्स का बखान किया है। तो और 4 जुलाई 1977 को अपने इसी काम के लिए अपने विदेश में एक स्पीच देना था उनको, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ही। लेकिन 4 जुलाई 1977 को जब वो विदेश में जा रही थी, जाने के लिए तैयार थी, तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आरपीओ ऑफिस से एक लेटर आया और उन्होंने उनके पासपोर्ट को उसी वक्त इम्पाउंड कर दिया, यानी कि कैंसिल डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक इंटरेस्ट को साइड करते हुए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है। और ये जो इम्पाउंड किया था ये किया था सेक्शन 10(3)(c) ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। इसको हम देखते हैं सेक्शन 10(3)(c) क्या है। सेक्शन 10(3)(c) को देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है द पासपोर्ट अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे हमारा है आरपीओ। आरपीओ में इम्पाउंड और काज टू बी इम्पाउंडेड और रिवोक पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, किसी भी पासपोर्ट को इम्पाउंड कर सकती है यदि इफ द पासपोर्ट अथॉरिटी डीम्स इट नेसेसरी टू डू सो इन द इंटर, यानी कि अगर वो संप्रभुता, भारत की संप्रभुता या एकता के लिए सही है, या फिर भारत की रक्षा के लिए, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया, भारत से अच्छे संबंध रखने के लिए दूसरे देशों के, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, ये रहा ना, इसका यूज किया है इस लास्ट वाले ऑप्शन का, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, पब्लिक इंटरेस्ट में उनका इम्पाउंड कर दिया गया था। ओके दोस्तों, इसके बाद देखते हैं उन्होंने फिर सेक्शन 10(5) के, इसी एक्ट के सेक्शन 10(5) के अंदर उन्होंने कारण पूछा कि क्यों उनका कैंसिल किया गया है उनका पासपोर्ट, लेकिन उनको कारण नहीं बताया गया। फिर से उनको कहा गया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में कारण नहीं बताया जा सकता। अब देखते हैं हम 10(5)(c) क्या है दोस्तों। सेक्शन 10(5)(c) है व्हेन द पासपोर्ट अथॉरिटी, इट मीन्स जब सेक्शन 10(3) के अंदर जब कोई पासपोर्ट अथॉरिटी कैंसिल करती है कोई भी पासपोर्ट, तो उसे राइटिंग में एक ऑर्डर लिखना होता है। इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस। इट मीन्स रीजंस को रिटन ऑर्डर लिखना पड़ेगा कि क्यों उनका कैंसिल किया गया है। और अगर जब वो पासपोर्ट जिसका था अगर वो कारण पूछे तो उनको कारण भी बताना पड़ेगा। डिमांड अ कॉपी ऑफ द सेम अनलेस, ओके, उनको कॉपी देनी पड़ेगी उस रीजन की अगर मांगी जाए। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर किसी कारण से वो जो आरपीओ है, जो पासपोर्ट अथॉरिटी है, वो ये समझती है कि कारण बताना भारत की संप्रभुता या फिर एकता या फिर रक्षा या फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ऐसी कारण बताना सही नहीं होगा, तो पासपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरपीओ ऑफिस मना भी कर सकता है। और फिर से आरपीओ ऑफिस ने, पासपोर्ट अथॉरिटी ने इसी प्रोविजन का यूज किया है अनलेस के बाद यहाँ तक के का कि पब्लिक इंटरेस्ट में उनको रीजन नहीं बताया गया। फिर क्या किया,
हालांकि उनको रीजन नहीं बताया गया, लेकिन रीजन ये माना जाता है कि उस वक्त जो 1975 की जो इमरजेंसी थी उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर देखने के लिए कि वो सही तरह से डिक्लेयर की गई थी या नहीं, उस पर एक कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम था शाह कमीशन। उस कमीशन में उनको एक एविडेंस देना था, उनको एक सबूत पेश करना था, इसलिए वो विदेश में जा रही थी। लेकिन मेनका गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में उनके इस कारनामे पर उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। दोस्तों देखते हैं कि दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मेनका गांधी के और यूनियन ऑफ इंडिया के। तो मेनका गांधी जी ने क्या कहा कि विदेश में जाना यानी कि राइट टू गो अब्रॉड, वो भी एक राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पासपोर्ट एक्ट 1967 है, जो 1967 का जो कानून है, इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर जो पासपोर्ट होल्डर है, जिसके पास पासपोर्ट है, उसको सुना जा सके, उसकी अपील को सुना जा सके, यानी कि किसी भी तरह से उसकी अपील को नहीं सुना जा सकता। तो ये भी सही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि सेक्शन 10(3)(c) जिसके अंदर उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड किया गया था, वो पूरा सेक्शन ही आर्टिकल 14, 19(1)(a) और आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, इनका वायोलेशन करता है। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और आर्टिकल 19(1)(a) है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उन्होंने ये वाला आर्टिकल इसलिए कहा था क्योंकि वो स्पीच देने जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि चाहे स्पीच देश में हो या विदेश में, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर एक पर लागू होना चाहिए। और आर्टिकल 21 में तो ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी आता ही है। फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट एक्चुअल में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कभी भी आपको पब्लिक इंटरेस्ट एक ग्राउंड बता दिया और आपने कह दिया कि आपका पासपोर्ट कैंसिल किया जाता है। एक्चुअल में पब्लिक इंटरेस्ट प्रूव करना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा। इसके बाद जो यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा, जो भारत सरकार ने कहा, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 अब्सोल्यूट नहीं है, इसको डिप्राइव किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल को आर्टिकल 21 से, अगर हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करेंगे। यानी कि जो आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का फॉलो करके हम कोई कानून बनाएंगे तो आर्टिकल 21 को डिप्राइव किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि वो जो प्रोसीजर है वो भले ही रीजनेबल ना हो, वो अनरीजनेबल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कहा था यूनियन ऑफ इंडिया ने। इसके बाद उन्होंने कहा यूनियन ऑफ इंडिया ने ही कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का यूज किया गया है, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म है, और ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म है। मैं इन दोनों के बीच में अंतर बताता हूँ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि आर्टिकल 21 में एक प्रोसीजर है कि कैसे आर्टिकल 21 को डिप्राइव किया जा सकता है। उस प्रोसीजर को अगर आपने फॉलो कर दिया है और अगर कोई कानून बना दिया है, तो वो कानून भले ही कैसा भी हो, भले ही जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल ना हो, तो भी वो कानून लागू होगा। ये होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है ना केवल प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, बल्कि जो कानून बनाया गया है वो कानून भी सही मायने में सही होना चाहिए, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, और वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस द लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ओके, अब देखते हैं कि इसमें 3 बड़े इश्यूज इन्वॉल्व थे। क्वेश्चंस से 3 बड़े। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था दोस्तों कि क्या विदेश में जाना यानी कि राइट टू गो अब्रॉड आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, क्या उसके अंदर आता है राइट टू गो अब्रॉड। और दूसरा क्वेश्चन था कि आर्टिकल 19(1)(a) जिसके अंदर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या उसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट है। इट मीन्स क्या वो केवल इंडिया में ही वैलिड है या फिर वो विदेश में भी वैलिड है। क्योंकि मेनका गांधी विदेश में एक स्पीच देने जा रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन उठा था कि क्या इंडिया में ही स्पीच देना
फ्रीडम है या फिर विदेश में भी आपको स्पीच देने का फ्रीडम है। और फिर थर्ड था कि सेक्शन 10(3)(c) जिसके अंदर उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड किया गया था, क्या वो सेक्शन वायोलेटिव है आर्टिकल 14 का, 19(1)(a) का और 21 का। 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और ये वाला है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 21 है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो ये क्वेश्चन थे। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में हालांकि ये लिखा हुआ है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ को कोई जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना जरूरी नहीं है। अगर आपने लॉ सही प्रोसीजर का फॉलो करके बनाया है तो आपका लॉ सही होगा। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि हालांकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, लेकिन वो जो लॉ बनाया है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। इट मीन्स इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही एप्लीकेबल कर दिया था कि वही होना चाहिए, यानी कि कोई आर्बिट्रेरी और ऑपरेसिव लॉ नहीं बनाया जा सकता। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को चेक कर सकती है कि वो सही है या नहीं। और उन्होंने कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 के अंदर, उसमें बहुत सारे राइट्स हैं, एक मानव के, एक ह्यूमन के बहुत सारे राइट्स हैं, और उनमें से एक है राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। राइट टू गो अब्रॉड भी एक राइट है। इट मीन्स उन्होंने ये कहा था कि विदेश में जाना भी एक राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंदर बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप है, इनकी आप आर्टिकल 19 को वायोलेट करेंगे तो आर्टिकल 21 अपने आप वायोलेट होगा, इस तरह से उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कि ये एक्चुअल में वायोलेशन हुआ है, आप ऐसे ही बिना किसी पब्लिक इंटरेस्ट के ऐसे इम्पाउंड नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं इस जजमेंट की कंसिक्वेंसेस क्या आई थी। इस जजमेंट की सबसे बड़ी कंसिक्वेंस तो ये थी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस के बाद आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसमें बहुत सारे राइट्स इंक्लूड किए। उनमें से कुछ है राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट अगेंस्ट पोल्यूशन, राइट अगेंस्ट वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सभी राइट्स आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और मेनका गांधी जजमेंट ऑफ 1978, इस जजमेंट ने भारत को, दैट इज इंडिया को, एक सही मायने में वेलफेयर स्टेट बनाया, जो लोगों की भलाई चाहता है। एक ऐसा स्टेट बनाया, एक ऐसा देश बनाया जो कि उसके प्रियम्बल, उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों ये थी कंसिक्वेंसेस। आई होप आपको मेनका गांधी केस के बारे में अच्छी तरह से पता चला होगा। तो इस केस में सबसे बड़ा आया था कि आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स इंक्लूड हैं, ये उन्होंने कहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छी लगी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो मोस्टली स्टडी को, और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट्स आते रहें और आप ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।